Hello everyone, welcome to the class number 36 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। तो ये स्विच स्टेटमेंट क्या है, इसको हम हमारे प्रोग्राम में कब और क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और उसके बाद एल्स इफ लैडर, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये भी एक तरह का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, या फिर इसको हम सिलेक्शनल स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये किस तरह का स्टेटमेंट है, इस तरह के स्टेटमेंट को हम हमारे प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले पहले एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करते थे, जब भी कोई भी इफ स्टेटमेंट यूज करते थे, चाहे वो इफ स्टेटमेंट हो, इफ एल्स स्टेटमेंट हो, नेस्टेड इफ हो या फिर एल्स इफ लैडर हो, तो हमेशा इफ स्टेटमेंट में हम क्या यूज करते थे, कुछ कंडीशंस लेते थे और उसी कंडीशंस को बेस करके हम क्या करते थे, हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते थे। ओके, तो कंडीशन अगर सही होता था तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट था, उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता था। एग्जीक्यूशन करते वक्त अगर कंडीशन गलत होता था तो उसको एग्जीक्यूट ना करके स्किप करके आगे चला जाता था। ओके, पर हम क्या करते हैं, वही सिमिलरली स्विच स्टेटमेंट को भी हम यूज करते हैं एज ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। पर स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट में हम इफ की जगह पे यूज करते हैं स्विच, और कंडीशंस की जगह पे हम यूज करते हैं कोई वेरिएबल या फिर वेरिएबल को लेके बनाया गया कोई एक एक्सप्रेशन। ओके, तो एक्सप्रेशन मतलब जैसे कि सपोज एक वेरिएबल है ए प्लस 2 लिखता हूं, तो दिस इज एक्सप्रेशन। ओके, तो हम स्विच स्टेटमेंट में कंडीशन की जगह पे कोई वेरिएबल ले सकते हैं या फिर वेरिएबल से बनाया गया कोई एक्सप्रेशन को हम ले सकते हैं। ओके, जिस वेरिएबल को की इंटीजर या फिर कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया हो, सिर्फ उसी टाइप के वेरिएबल को ही हम यूज कर सकते हैं स्विच केस स्टेटमेंट में। ओके, तो इफ एल्स या फिर इफ नेस्टेड इफ एल्स हो या फिर एल्स इफ लैडर हो, तो वहां पे हम कैसे काम करता था हमारा स्टेटमेंट, कि इफ में जो कंडीशन हमने दिया है वो कंडीशन अगर सही है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, वरना एल्स ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट होता था। पर स्विच स्टेटमेंट में कैसे होता है कि हम फर्स्ट थिंग तो ये हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट में हम जो कंडीशंस यूज करते थे स्विच स्टेटमेंट में, उसके जगह पे हम यूज करते हैं वेरिएबल्स या फिर वेरिएबल से बनाया गया कोई एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट में। उसके बाद इफ एल्स में जैसे कि हम यूज करते थे इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक को, वैसे ही स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस। ओके, ये केसेस हम क्यों यूज करते हैं कि जो वेरिएबल हमने लिया है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू को हम यूजर को इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त या फिर रन टाइम में यूजर जो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए वैल्यू इनपुट करता है, उस वैल्यू को हम स्विच स्टेटमेंट में ये केस वाला जो कीवर्ड है इसको यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं हमारे स्विच स्टेटमेंट के अंदर। और यूजर जो वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करता है, उस वैल्यू को हम इस केस वाले जो कीवर्ड है उसके साथ हम जो वैल्यू देते हैं उन वैल्यूज के साथ हम मैच करते हैं। जो वैल्यू मैच करता है उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो सिंपल टर्म में अगर बोलें कि स्विच स्टेटमेंट एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है, फिर सिलेक्शनल स्टेटमेंट है, जहां पे हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को लेके उन वेरिएबल्स के वैल्यू को, कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यू जो हम ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड करते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर, उन लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू को उस पर्टिकुलर वेरिएबल का हम मैच करते हैं। जिस केस वैल्यू के साथ यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वेरिएबल का वैल्यू मैच करता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त। तो इससे सिंपल तरीके से हमें समझ आया कि स्विच स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे जिस तरह के स्टेटमेंट को, उसे हम बोलेंगे स्विच स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में
हम इफ एल्स जो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम जहां पे हमें इफ एल्स यूज करना पड़ता है, मतलब एल्स इफ लेडर का यूज अगर हमें करना पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उसके जगह पे स्विच के स्टेटमेंट को भी यूज करके बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स को इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इतना समझ आ गया कि स्विच स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, जब हमें मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन अगर सिलेक्ट करना है और उसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना है, तो तब हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट को। ओके, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को पहले ही हम एक लिस्ट ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद यूजर को अलाउ करते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करने के लिए। उसके बाद यूजर जो वैल्यू इनपुट करता है उस वैल्यू को हमने जो लिस्ट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड किया है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, उस वैल्यू के साथ हम मैच करते हैं और जिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ वैल्यू के साथ मैच करता है यूजर का इंसर्ट किया हुआ वैल्यू, उस पर्टिकुलर वैल्यू या फिर उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त। ओके, समझ आ गया। तो क्या है स्विच स्टेटमेंट, देखते हैं अभी। It is a selection control statement that is used to select a block of statement to be executed। ये एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब क्या, जिस तरह के स्टेटमेंट को यूज करके हम मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट से या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन करने के लिए, उस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू सिलेक्ट a particular option from multiple number of options, that kind of statements are called selection control statement। जिस तरह के स्टेटमेंट को यूज करके हम मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, उस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ये सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट जो है स्विच स्टेटमेंट, इसको हम क्यों यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक से। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा हर एक केस के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वैसे मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगे, पर उसमें से हमें सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। किसको बेस करके, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल व्हिच विल बी इंसर्टेड बाय द यूजर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। ओके, मतलब ये जो हमारा कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो किसके ऊपर हम डिपेंड करके एग्जीक्यूट करेंगे, उस वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर, जिस वेरिएबल के वैल्यू को कि हम यूजर को अलाउ करते हैं रन टाइम में इनपुट करने के लिए। तो रन टाइम में यूजर जो वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करेगा, वही वैल्यू को हम जो लिस्ट ऑफ वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करेंगे। जिस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मैच करेगा हमारा क्या जो वेरिएबल का वैल्यू जो यूजर ने इनपुट किया था, उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा हमारा स्विच स्टेटमेंट। इसी तरह के स्विच स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंडीशनल या फिर सिलेक्शनल कंट्रोल स्टेटमेंट। समझ आ गया। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि स्विच स्टेटमेंट हमें अलाउ करता है एक वेरिएबल को अपने अंदर यूज करके, उस वेरिएबल का वैल्यू यूजर रन टाइम में जो इनपुट करेगा, वही वैल्यू को हम टेस्ट करेंगे, इक्वलिटी चेक करेंगे। मतलब ऑलरेडी हम जो लिस्ट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड किए होते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर, ओके, तो मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज हम जो प्रोवाइड किए होते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर, उसके साथ यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू को हम मैच करेंगे। जिस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू मैच करेगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त। ओके, तो जबकि हम एक लिस्ट ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर, तो वो लिस्ट ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं हम किस फॉर्म में, केस के फॉर्म में। जो हम लिस्ट ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं केसेस। ओके, मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे कि उसके अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं केस 1, केस 2, ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस, हम मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और हर एक केस या फिर हर एक वैल्यू के साथ उस वेरिएबल की वैल्यू को हम मैच करते हैं। जिस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ हमारा वेरिएबल का वैल्यू मैच कर जाता है, उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो सिंटेक्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए, जैसे कि पहले हम यूज करते थे इफ स्टेटमेंट में इफ, उसकी जगह पे हम यूज करते हैं स्विच, और जो पहले कंडीशन यूज करते थे, कंडीशन की जगह पे हम यूज करते हैं वेरिएबल और एनी एक्सप्रेशन।
ओके। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट ओपन होता है। जैसे कि हमने बोला कि स्विच स्टेटमेंट में हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज यूज करते हैं। लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑलरेडी हम डिफाइन करते हैं और उसके बाद यूजर को अलाउ करते हैं वेरिएबल में रन टाइम में वैल्यू इनपुट करने के लिए। और यूजर रन टाइम में उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यू को हम इन वैल्यूज के साथ मैच करेंगे। जिस वैल्यू के साथ उस वेरिएबल का वैल्यू मैच करेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होंगे। ओके। अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करता जो वैल्यू वेरिएबल में यूजर इनपुट करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त, तो वो फिर आ जाएगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट के पास और डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम। ओके। तो ये है इसका सिंटैक्स, जिसमें कि फर्स्ट होता है स्विच स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं उस वेरिएबल को जिस वेरिएबल के वैल्यू को लेके हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टेटमेंट, जिसमें कि हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। जिस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ वेरिएबल का वैल्यू मैच करेगा हमारे स्विच स्टेटमेंट के अंदर उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होगा। और अगर कोई भी कंडीशन में मैच नहीं करता, मतलब कोई भी वैल्यू के साथ अगर यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यू मैच नहीं करता, तो वो आ जाएगा डिफॉल्ट ब्लॉक के पास और डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है सिंटैक्स, समझ आ गया। तो अभी इसको फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने पहले एक स्विच स्टेटमेंट लिया जिसमें कि हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया, जिस वेरिएबल को लेके हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट केस लिया जिसमें कि हमने उस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू डिफाइन किया। अगर जो वेरिएबल हमने लिया है उस वेरिएबल का वैल्यू अगर फर्स्ट केस के वैल्यू के साथ मैच करता है, मतलब अगर ट्रू होता है। ट्रू कब होगा? जब फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू और केस का वैल्यू, दोनों का वैल्यू अगर मैच करेंगे, दोनों का वैल्यू अगर इक्वल होंगे, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू होगा। और अगर कंडीशन ट्रू है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो जंप करके सीधा आ जाएगा स्विच स्टेटमेंट के बाहर। ओके। या फिर अगर केस वन या फिर फर्स्ट केस का जो वैल्यू है उस वैल्यू के साथ अगर वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करता, मतलब कंडीशन फॉल्स है, और अगर कंडीशन फॉल्स है वो फिर जंप करके आ जाएगा सेकंड केस के पास। और सेकंड केस में हमने जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू के साथ अगर वेरिएबल का वैल्यू मैच करता है, मतलब ट्रू, तो सेकंड केस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर जो सेकंड केस का वैल्यू और वेरिएबल का वैल्यू अगर फिर भी मैच नहीं करता, तो उसके बाद अगर और कुछ केस स्टेटमेंट्स हैं तो उनके साथ वैल्यू मैच कर करके जाएगा। जितना भी वैल्यूज हमने उस लिस्ट ऑफ वैल्यू में डिफाइन किया है ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर, अगर कोई भी वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा, हर वैल्यू के साथ उसका कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो उसके बाद वो आ जाएगा डिफॉल्ट ब्लॉक के पास। और डिफॉल्ट ब्लॉक को हम कब यूज करते हैं? जब स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज हमने लिया है, कोई भी वैल्यू के साथ अगर वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करता, तो तब जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम स्विच स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करेंगे उन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस ब्लॉक को यूज करते हैं या फिर जिस बॉडी को यूज करते हैं उस बॉडी या फिर उस ब्लॉक को हम बोलते हैं डिफॉल्ट ब्लॉक। तो डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा कब? जब स्विच स्टेटमेंट के अंदर जितने भी केस वैल्यू हमने लिया, कोई भी केस वैल्यू के साथ अगर वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करता, तो तब जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस ब्लॉक में या फिर जिस बॉडी में, उस ब्लॉक या फिर उस बॉडी को बोलते हैं डिफॉल्ट। ओके। उसके बाद हमारा प्रोग्राम का स्विच स्टेटमेंट वाला एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के बाहर आएगा और अगर स्विच स्टेटमेंट के बाहर और कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा सिक्वेंशियली वन बाय वन। ओके। समझ आ गया स्विच स्टेटमेंट का फ्लो डायग्राम। तो कुछ रूल्स हैं, जब भी हम स्विच स्टेटमेंट को हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे तो उसको यूज करने से पहले हमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को जानना पड़ेगा। उन्हीं रूल्स के हिसाब से ही हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है प्रोग्राम के अंदर। ओके। फर्स्ट रूल इज, हमें पता है कि स्विच स्टेटमेंट में हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो जो भी वेरिएबल हम स्विच स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप या फिर कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर हुआ होगा, तब जाके उस तरह के वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। यह है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज,
we can have any number of case statement within a switch. एक switch statement के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ केस वैल्यू हम ले सकते हैं, जितना केस वैल्यू हम चाहते हैं उतना केस वैल्यू ले सकते हैं। ओके, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। और हर एक केस वैल्यू को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, केस वैल्यू में हम क्या करते हैं, पहले रखते हैं वैल्यू को और उसके बाद हम रखते हैं कॉलन को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट रूल हमारा था कि यहाँ पे हम जो वेरिएबल यूज करते हैं वो वेरिएबल इंट डाटा टाइप या फिर कैर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया होगा, तब जाके उस तरह के वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। सेकेंड रूल इज हम मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस वाला स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर, और जो केस स्टेटमेंट हम यूज करते हैं वहां पे हम डिफाइन करते हैं वैल्यू को। ओके, जिस वैल्यू के साथ हम वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करेंगे उस वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं केस स्टेटमेंट के साथ, और उसके बाद हम रखते हैं कॉलन को। ओके, ये है इसका सिंटेक्स। जब भी आप केस वैल्यू डिफाइन करो, पहले रखोगे वैल्यू को और उसके बाद रखोगे कॉलन को। ओके, और जितना बार आप चाहो उतना बार केस स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर, स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज कर सकते हो। ओके, देन the value of a case must be same data type as the variable in the switch. Okay, मतलब स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल के डाटा टाइप के साथ हमने केस स्टेटमेंट में जो वैल्यू लिया है उसका डाटा टाइप सेम होना चाहिए। मतलब केस स्टेटमेंट में यूज किया गया वैल्यू और स्विच के अंदर यूज किया गया वेरिएबल, दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए, तब जाके हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, और हम जो यहाँ पे केस स्टेटमेंट के साथ जो वैल्यू देते हैं वो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए या फिर लिटरल वैल्यू होना चाहिए। मींस किस तरह के वैल्यू को हम कांस्टेंट या फिर लिटरल वैल्यू बोलते हैं, जिस तरह के वैल्यू को कि हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त चेंज नहीं कर सकते, उस तरह के वैल्यू को बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू या फिर लिटरल वैल्यू। तो यहाँ पे केस स्टेटमेंट के साथ हम जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए या फिर लिटरल वैल्यू होना चाहिए, जो वैल्यू की एग्जीक्यूशन होते वक्त हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, वो बोला है। उसके बाद नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल है व्हेन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज इक्वल टू ए केस। ओके, अगर स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल का वैल्यू अगर कोई भी केस स्टेटमेंट के वैल्यू के साथ अगर मैच कर जाता है तो उस पर्टिकुलर केस स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ओके, क्या लिखा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज इक्वल टू ए केस, कोई भी केस के वैल्यू के साथ अगर एक वेरिएबल का वैल्यू मैच कर जाता है या फिर इक्वल हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। कब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा, जब तक कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाता। जैसे कि गाड़ी में ब्रेक होता है ना, जब तक हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक गाड़ी चलता रहेगा, वैसे ही स्विच स्टेटमेंट में भी हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। क्यों कि अगर वेरिएबल का वैल्यू स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल का वैल्यू अगर कोई भी केस स्टेटमेंट के वैल्यू के साथ मैच कर जाता है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद और स्विच स्टेटमेंट के अंदर उसका कोई काम है नहीं, क्योंकि शुरू से ही हमने पढ़ा है स्विच स्टेटमेंट को हम कब यूज करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस में से अगर हम कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन को अगर हमारे सिलेक्ट करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, उस वक्त हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट को। तो अगर स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल का वैल्यू अगर कोई एक पर्टिकुलर केस वैल्यू के साथ मैच हो चुका है, मतलब एक ऑप्शन वो सिलेक्ट कर चुका है, तो एक ऑप्शन अगर सिलेक्ट हो चुका है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो उसके बाद हम क्या चाहेंगे कि हमारा स्विच स्टेटमेंट में जो एक ऑप्शन सिलेक्ट करना था हमारे प्रोग्राम को वो सिलेक्ट कर चुका है और बाकी ऑप्शंस को सिलेक्ट हमें नहीं करना, अभी हमें स्विच स्टेटमेंट के बाहर जंप करके आ जाना है। तो स्विच स्टेटमेंट के बाहर जंप करके आने के लिए या फिर हमारे स्विच स्टेटमेंट को वहीं पे ही ब्रेक करने के लिए, वहीं पे ही हमारे स्विच स्टेटमेंट को रोकने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, केस वैल्यू जब जहां पे भी मैच करता है उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं तो वहीं पे ही हमारा स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाता है और वहीं से हमारा स्विच स्टेटमेंट से बाहर जंप करके आ जाता है हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, और स्विच स्टेटमेंट के बाहर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है हमारा प्रोग्राम। ओके, तो वही बोला है
कि अगर एक वेरिएबल का वैल्यू कोई भी केस वैल्यू के साथ मैच कर जाता है तो उस पर्टिकुलर केस स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा हमारा प्रोग्राम। और कब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा? जब तक कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाता स्विच स्टेटमेंट के अंदर। ओके। और जब एक ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा तब हमारा क्या होगा, स्विच स्टेटमेंट वहीं पे ही टर्मिनेट हो जाएगा, वहीं पे ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्विच स्टेटमेंट का काम ही यही है कि मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो अगर एक ऑप्शन ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिया तो इसके बाद हम क्या चाहेंगे कि आगे हमें और कोई ऑप्शन के साथ चेक करना ही नहीं है। आगे हम चेक करने क्यों जाएं? अगर आपको जो चीज चाहिए वही चीज अगर आपको मिल गया तो आगे आपको और जाने की क्या जरूरत है? ओके। जिसकी वजह से आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो वैसे ही स्विच स्टेटमेंट के अंदर अगर हमें हमारा वैल्यू कोई भी एक केस वैल्यू के साथ मैच हो चुका है, मतलब हमें जो एक ऑप्शन मिलना था वो एक ऑप्शन मिल चुका है, तो उसके आगे स्विच स्टेटमेंट में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। कोई भी एक पर्टिकुलर केस वैल्यू के साथ हमारा वैल्यू मैच करने के बाद उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उस स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए या फिर वहीं पे ही क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। जिसके बाद वो क्या करता है, जिस केस वैल्यू के साथ हमारा वेरिएबल का वैल्यू मैच करता है उसको अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो सीधा जंप करके आ जाता है स्विच स्टेटमेंट के बाहर। और स्विच स्टेटमेंट के बाहर जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है उन लाइन ऑफ स्टेटमेंट को फिर एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। ओके। जैसे कि मैंने बोला, अगर वैल्यू 1 के साथ हमारा वेरिएबल का वैल्यू मैच करता है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हमने यूज किया ब्रेक स्टेटमेंट, तो वहां पे वो स्विच स्टेटमेंट को यहीं पे ही ब्रेक कर देगा और आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा और सीधा वहीं से जंप करके आ जाएगा स्विच स्टेटमेंट के बाहर। और उसके बाद जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उसी लाइन ऑफ स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, उसी लाइन ऑफ स्टेटमेंट को वो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, समझ आ गया? उसके बाद आते हैं और कुछ रूल्स के बारे में। नॉट एवरी केस नीड्स टू कंटेन ए ब्रेक। मतलब जितने भी सारे केस वैल्यूज हम लेंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ केस वैल्यूज हम ले सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर केस वैल्यूज के अंदर हमें ब्रेक स्टेटमेंट लेना जरूरी है। ये ऑप्शनल है। नहीं लेंगे तो भी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं दिखाएगा, बट इट्स ए गुड प्रैक्टिस टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट इन एवरी केस वैल्यू। हर एक केस स्टेटमेंट के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्टर होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे में होगा और कम वक्त में वो आपको प्रॉपरली रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, समझ आ गया? A switch statement can have an optional default case. Switch statement में लास्ट में हम एक ऑप्शनल डिफॉल्ट केस को भी यूज करते हैं। इसको हम प्रोग्राम में यूज अगर नहीं करेंगे तो भी कोई एरर नहीं दिखाएगा, बट इसको भी हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करना एक अच्छा प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि हमने जितना केस दिया है, हमने जितना लिस्ट ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट किया है केस स्टेटमेंट को यूज करके, अगर कोई भी वैल्यू के साथ वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करेगा तो तब क्या रिटर्न करोगे? तब तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको रिटर्न करना है यूजर को एज ए आउटपुट। तो तब जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम रिटर्न करेंगे एज ए रिजल्ट, एज ए आउटपुट यूजर को, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस बॉडी के अंदर या फिर जिस केस के अंदर, उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट केस। ओके, वही लिखा है, a switch statement can have an optional default case which must appear at the end of the switch. ओके, डिफॉल्ट केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे? स्विच स्टेटमेंट के पूरा एंड में, पूरा आखिरी में। ओके, और डिफॉल्ट केस को हम कब यूज करते हैं? द डिफॉल्ट केस कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क व्हेन नॉन ऑफ द केसेस इज ट्रू। जब कोई भी केसेस के वैल्यू के साथ स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने जो वेरिएबल लिया है उसके वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करता, तो तब हम जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम जिस केस के अंदर या फिर जिस बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट बॉडी या फिर डिफॉल्ट केस। ओके, और जबकि ये स्विच के स्टेटमेंट का सबसे लास्ट, सबसे आखिरी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, सबसे लास्ट बॉडी है, तो इसके अंदर हम कोई ब्लॉक ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ये सबसे लास्ट है। मतलब अगर कोई भी केस के वैल्यू के साथ अगर वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करेगा तो लास्ट में यही बचा है कि इसको ही एग्जीक्यूट करें, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली हमारा स्विच स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, समझ आ गया? तो ये था कुछ रूल्स जिसको हमने पढ़ा। जैसे कि फर्स्ट रूल हमारा था कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को, जो वेरिएबल यूज करते हैं उस वेरिएबल का डाटा टाइप या तो इंट डाटा टाइप होना चाहिए या तो केयर डाटा टाइप का होना चाहिए। ओके, और वो जो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है उस वेरिएबल का वैल्यू, केस में हमने जो वैल्यू यहाँ पे दिया है लिस्ट ऑफ वैल्यू, उस लिस्ट ऑफ वैल्यू का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। थर्ड,
मल्टीपल नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज हम प्रोवाइड कर सकते हैं स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर। ओके, और स्विच के स्टेटमेंट के अंदर हम जो मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज देते हैं, पहले रहता है वैल्यू, उसके बाद रहता है कॉलन। ओके, और उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ कोई भी एक पर्टिकुलर केस के वैल्यू के साथ अगर वेरिएबल का वैल्यू मैच करता है तो उस पर्टिकुलर केस स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होता है। कब तक एग्जीक्यूट होता है, जब तक स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ जाता। और जब ब्रेक स्टेटमेंट आ जाता है तब हमारा प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आके स्विच स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। ओके, समझ आ गया। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए कि हमने जितने भी केसेस के वैल्यूज दिए हैं, कोई भी वैल्यू के साथ अगर एक वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करता, तो तब हम यूज करते हैं डिफॉल्ट केस को। और डिफॉल्ट केस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस के वैल्यू के साथ वेरिएबल का वैल्यू मैच नहीं करता। ओके, समझ आ गया स्विच स्टेटमेंट क्या है। इसको अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया है एज एग्जांपल कि आपको एक वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन। तो आपको वीक में कोई भी डे का नंबर इंसर्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट डे होता है संडे, सेकंड डे होता है मंडे, तो आपको डे का नंबर इंसर्ट करना है 4। तो वीक में 4 नंबर डे में कौन सा दिन आता है उस डे का नाम रिटर्न करेगा, उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। उसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। ओके, तो पहले मैंने एक वेरिएबल लिया डे। ओके, उसके बाद मैंने यूजर को बताया कि आपको अभी डे का नंबर इनपुट करना है और उसके बाद स्कैनअप फंक्शन यूज करके हमने यूजर ने जो नंबर इनपुट किया उस नंबर को हमने रीड किया। ओके, उसके बाद डे वेरिएबल को मैंने यूज किया स्विच स्टेटमेंट के अंदर। तो ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है बाय यूजिंग इंट डाटा टाइप, मतलब ये एक वैलिड वेरिएबल है, इसको हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टेटमेंट यूज किया। तो यहाँ पे मैंने कितना ऑप्शन यूज किया है आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑप्शन यहाँ पे यूज किया है मैंने कि 7 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो अगर इसको आप इफ एल्स या फिर एल्स इफ लैडर यूज करके रिप्रेजेंट करते तो बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो इसको अगर हम स्विच स्टेटमेंट में यूज करें तो बहुत इजी है। मतलब केस लिखो, बस वैल्यू दो और सिंपल जो प्रिंट करना है उसको उसके अंदर रिप्रेजेंट कर दो। बहुत ही इजीएस्ट वे में रिप्रेजेंट करता है स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू क्या क्या दिया है। फर्स्ट वैल्यू दिया 1, सेकंड वैल्यू दिया 2, थर्ड वैल्यू दिया 3। तो यहाँ पे एक वीक में 7 दिन होते हैं तो मैंने 7 वैल्यूज दे दिए 1 से लेके 7 तक। अगर यूजर अपने वेरिएबल में वैल्यू 1 इनपुट करता है तो यूजर को वो क्या रिटर्न करेगा, इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको रिटर्न करेगा। क्या है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, कि प्रिंट करेगा संडे। मतलब अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो वो यूजर को इनपुट यूजर को क्या रिटर्न करेगा कि वीक का फर्स्ट डे क्या है, संडे। अगर यूजर 2 इनपुट करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, मंडे। अगर यूजर 3 इनपुट करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्यूसडे। वैसे ही जो नंबर यूजर इनपुट करेगा उस पर्टिकुलर नंबर के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ओके, उसके बाद हमने, आप देख सकते हो हर एक के स्टेटमेंट के अंदर मैंने यूज किया है ब्रेक स्टेटमेंट को। मतलब कोई भी पर्टिकुलर केस के वैल्यू के साथ अगर वेरिएबल का वैल्यू मैच करता है, ओके, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद वो वहीं पे ही स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक करके टर्मिनेट कर देगा और टर्मिनेट करके सीधा स्विच स्टेटमेंट के बाहर जंप करके आ जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है या फिर यहाँ पे अगर कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट होते तो उसको एग्जीक्यूट करता स्विच उसके बाद हमारा प्रोग्राम। पर यहाँ पे और कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट नहीं है, सीधा यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्लोज है तो प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, पर सपोज ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि यूजर जो है वो इनपुट करता है ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज हमने दिया है 1 से लेके 7 तक, इसके अलावा और कुछ नंबर अगर यूजर इनपुट करता है तो उसके लिए जो आउटपुट यूजर को हम प्रोवाइड करेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे उस स्टेटमेंट को जिसके अंदर उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट केस। अगर यूजर 1 से लेके 7 के अंदर कोई नंबर इनपुट नहीं करता, उससे बाहर अगर कोई नंबर इनपुट करता है तो यूजर को हम क्या बोलेंगे कि आप 1 से लेके 7 के अंदर नंबर इनपुट करो। तो यूजर को वो बताएंगे हम कैसे, यूजर को वो हम बताएंगे बाय यूजिंग डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट केस के अंदर हम यूज करेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट को और उसके अंदर हम
ये प्रिंट करेंगे कि आप 1 से लेके 7 के अंदर नंबर इनपुट करो, तब जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? एंटर द डे नंबर। फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा था प्रिंटफ एंटर द डे नंबर, तो डे का नंबर हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। डे का नंबर हम इनपुट करने के बाद उस पर्टिकुलर नंबर को हम मैच करेंगे। 1 के साथ मैच करेगा, मैच नहीं हुआ। 2 के साथ मैच नहीं हुआ, 3 के साथ मैच नहीं हुआ, 4 के साथ भी मैच नहीं हुआ, 5 के साथ भी मैच नहीं हुआ, 6 के साथ मैच हो गया। तो 6 के साथ अगर इक्वल हो गया तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्या है? प्रिंटफ फंक्शन हमने यूज किया है, तो प्रिंट करेगा फ्राइडे। फ्राइडे प्रिंट करने के बाद उसके बाद हमने यूज किया ब्रेक स्टेटमेंट, वहीं पे ही स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा और उसके बाद बाहर आ जाएगा स्विच स्टेटमेंट का, और उसके बाद और कोई स्टेटमेंट है नहीं। प्रोग्राम को वहीं पे ही हमारा क्या करेगा? वहीं पे ही हमारे प्रोग्राम को वो खत्म कर देगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट को हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, उसके सिंटेक्स के बारे में हमने देखा, उसको फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की, और एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने उसको समझने की कोशिश किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।